नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम इजराइल और हमास के बीच गाजा शांति डील और फार्मा टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कदम पीछे खींचने पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। पीएम मोदी की अपने ब्रिटिश समकक्ष स्टारमर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। प्रधानमंत्री ने भारत ब्रिटेन साझेदारी को बताया वैश्विक स्थिरता और आर्थिक प्रगति का आधार। कहा सीईटीए समझौते से विकास मार्ग होगा प्रशस्त। रुकेगी जंग, छूटेंगे बंधक, राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा। इजराइल हमास के बीच सहमति। इजरायली संसद से मंजूरी के बाद समझौता होगा लागू। हमास ने कहा आईडीएफ के पीछे हटने के बाद ही बंधकों की रिहाई। ताइवान की गुहार, चीन कर सकता है अचानक हमला। आक्रामकता बढ़ाने का लगाया आरोप। चीन ने ताइवान की मदद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर 14 विदेशी संस्थाओं पर थोपा प्रतिबंध। रूस ने अजरबैजानी विमान दुर्घटना में मानी गलती, बताया एक त्रासदी। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा मुआवजा देने का होगा हर संभव प्रयास। 2024 में हुए हादसे में गई थी 3 दर्जन से अधिक की जान। हंगरी के लेखक लाजलो क्राजनाहोरकाई को साहित्य का नोबेल पुरस्कार। विनाशकारी डर के माहौल के बीच कला की ताकत स्थापित करने और प्रभावशाली और दूरदर्शी रचना के लिए पुरस्कार। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच मुंबई में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों प्रधानमंत्रियों ने विजन 2035 के अनुरूप भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। विजन 2035 व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे कार्यक्रमों को लागू करने पर केंद्रित 10 वर्ष की समयबद्ध रूपरेखा प्रस्तुत करता है। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और यूके के बीच ये बढ़ती हुई साझेदारी ग्लोबल स्टेबिलिटी और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बनी रही है। आज की बैठक में हमने इंडो पैसिफिक, वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी विचार साझा किए। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और गाजा के मुद्दे पर भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति की बहाली के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। और वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत की विकास गाथा को उल्लेखनीय बताया। उन्होंने पीएम मोदी के विजन की सराहना करते हुए भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में योगदान का भी जिक्र किया। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इजराइल और हमास गाजा युद्ध विराम समझौते के पहले चरण के लिए तैयार हो गए हैं। ये घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। इस घोषणा के बाद इजराइल और गाजा में लोग खुशियां मना रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस समझौते का स्वागत किया है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि इस समझौते के तहत अब कैसे 2 साल से चला आ रहा युद्ध समाप्त हो जाएगा। फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। गाजा में लौटेगी शांति, रिहा होंगे सभी इजरायली बंधक। ये घोषणा है गाजा में पिछले 2 साल से जारी रक्तपात को रोकने के लिए दोनों पक्षों में बनी सहमति की।
शर्म अल शेख में हुई वार्ता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित गाजा शांति समझौते के पहले चरण को इजराइल और हमास दोनों ने स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम बताया और सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार किए जाने का भरोसा दिलाया। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने इसे बड़ा दिन बताया। हमास ने भी ट्रंप के ऐलान की पुष्टि करते हुए कहा कि इससे गाजा में जंग खत्म होगी। आईडीएफ की पूर्ण वापसी के साथ मानवीय सहायता सुनिश्चित हो सकेगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक एक बार इजराइल की संसद समझौते पर मुहर लगा देती है तो उसे ट्रंप प्लान में तय लाइन तक अपनी सेना वापस बुलाने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाएगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इजरायली सेना किस हद तक पीछे हटेगी। इसके बाद शुरू होगी 72 घंटे की अवधि, जिस दौरान हमास को सभी शेष जिंदा बंधकों को रिहा करना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बंधकों की रिहाई सोमवार तक होने की उम्मीद जताई है। समझौते पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद प्रतिदिन कम से कम 400 सहायता ट्रक गाजा जाएंगे। बाद में इस संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है। अभी तक ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना का ऐलान हुआ है। इस घोषणा में कई विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई, जिन पर दोनों पक्ष सहमत नहीं हो पाए। इनमें सबसे अहम बिंदु हमास का हथियार डालना शामिल है। हमास इससे इनकार करता है। उसका कहना है कि ऐसा तभी होगा जब एक फलस्तीनी राज्य की स्थापना होगी। इसके अलावा गाजा के भविष्य को लेकर भी अस्पष्टता है। प्लान में कहा गया है कि गाजा का जिम्मा एक गैर राजनीतिक टेक्नोक्रेट टीम संभालेगी, जिसे बाद में फलस्तीनी प्राधिकरण को सौंप दिया जाएगा। इसमें हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। नेतन्याहू ने ट्रंप की योजना को जरूर स्वीकार किया है, लेकिन इसमें फलस्तीनी प्राधिकरण की भूमिका को खारिज कर दिया है। ट्रंप की घोषणा के बाद गाजा में जश्न का माहौल है। वहीं इजरायली बंधकों के परिवार में नई उम्मीद जगी है। वहीं वैश्विक बिरादरी ने सभी पक्षों से समझौते का पालन करने का आग्रह किया। यूएन प्रमुख ने समझौते के कार्यान्वयन का समर्थन करने की बात कही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझौते का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने समझौते को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान का हिस्सा बताते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के मजबूत नेतृत्व की सराहना की। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, वरिष्ठ पूर्व राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, प्रेसिडेंट ट्रंप की मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई है और आज ये बड़ी खबर आई है। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, मेरी पहली प्रतिक्रिया तो ये होगी, जो ये बहुत ही एक वेलकम स्टेप है, बहुत ही वेलकम मूव है और इसको धीरे धीरे आगे करके ले जाना चाहिए और इसको सफलता के कगार पर ले जाना चाहिए। परंतु इसके साथ साथ हमको ये भी देखना है, जो पहले भी ऐसी बहुत संधियां सहमति हुई हैं, परंतु वो आगे पहले ही चरण से आगे वो पहुंच नहीं पाई है। आपको याद होगा जो 19 जनवरी को भी एक सीज फायर हुआ था, उसके भी 3 स्टेप्स थे, 3 चरण थे, जो कैसे शांति वहां पर बहाल करनी है। सभी उन बहुत सारे जो बंधक थे, सारे बंधक थे, उनको धीरे धीरे करके रिलीज करना था हमास ने। और फिर इजराइल ने भी बहुत सारे वहां पर जो हमास के, फिलिस्तीन के उनके पास बंधक है, उनको रिलीज करना था। परंतु वो पहले चरण के आगे वो चल नहीं पाई। और फिर हम देख रहे हैं जो उसके बाद, जनवरी के बाद कितनी क्रूरता से वहां पर हमले हुए हैं। तो मैं ये समझता हूं जो अब इसको हमको देखना पड़ेगा। पहला स्टेप है, उसको तो यकीनन वेलकम करेंगे। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप की उन्होंने बहुत ही इसमें अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी इन्वेस्ट किया है, बहुत ही उन्होंने जोर लगाया है, तो उसको वेलकम करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी, उन्होंने इतने समय तक, 2 साल तक उन्होंने ये कहा था जो हम ये इसको हमास को एकदम खत्म कर देंगे, परंतु वो मान गए हैं जो हमको अब वहां पर जो ऑपरेशंस हैं उसको बंद कर देना चाहिए। तो आगे चलते हुए हमें देखना पड़ेगा इसका कैसे आगे तोड़ तक पहुंचता है। अशोक जी, इस बार की अगर हम बात करें तो दोनों पक्षों पर कितना दबाव है इस पहले चरण को आगे बढ़ाने और उसके बाद दूसरी चरण की ओर बढ़ने के लिए? देखिए, हमास के ऊपर तो बहुत ही दबाव है,
परंतु अगर वो अपने ये जो हॉस्टेजेस हैं, बंधकों को छोड़ देंगे, तो एक जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड उनके हाथ में है वो उनके हाथ से निकल जाएगा। तो उससे वो प्रेशराइज करते थे इजराइल के ऊपर, पश्चिमी देशों के ऊपर, जो हमारे पास ये बंधक हैं, तो हम जो कह रहे हैं आप हमारी बात मानिएगा। तो उनके ऊपर तो है जो किसी प्रकार से वहां पर सीज फायर हो, जिससे कि गाजा में ये जो बमबारी चल रही है, इतनी लगातार बेइंतहा बमबारी चल रही है, वो वहां पर खत्म हो। तो इसीलिए उनके ऊपर तो प्रेशर है जो उसको खत्म किया जाए। और इजराइल के ऊपर भी बहुत इसका दबाव है, क्योंकि एक तो जो बंधक की परिवारजन है वो चाहते हैं, जो बंधक चाहे वो जितने करीब 48-49 हैं वहां पर जो रह गए हैं, करीब 20 जीवित हैं, करीब 28 के आसपास जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनके शव उनके पास होंगे, परंतु वो चाहते हैं जो भी है वहां से जितना कुछ मिलना है वो मिल जाए। मतलब इस मैटर को एक क्लोजर कर दिया जाए, इसको एक जो बात है इसको बंद कर दिया जाए। दूसरी बात है जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऊपर बहुत ही इसका दबाव है, क्योंकि जब से उन्होंने इनके विरुद्ध वो किया है, कतर के विरुद्ध उन्होंने जो ये अटैक किया है, वहां पर हमास के जो लोग थे उनके विरुद्ध उन्होंने ये उनका टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को खत्म किया है, तो इसका असर बहुत बुरा पड़ा है। और आपने देखा होगा जो जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वहां पर गए थे, अमेरिका गए थे, तो वहां से राष्ट्रपति ट्रंप के सामने उन्होंने कतार के प्रधानमंत्री से माफी मांगी थी, अपोलोजाइज किया था जो हमने वहां पर जो अटैक किया है 17 तारीख को। तो इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप का भी बहुत दबाव था इजराइल के ऊपर। अशोक जी, अंतिम सवाल थोड़ा सा संक्षेप में रखिएगा क्योंकि समय कम है। ये दो बिंदु हैं, एक तो हमास का डिसआर्मामेंट और दूसरा पैलेस्टाइन स्टेट को मान्यता या अलग पैलेस्टाइन स्टेट का निर्माण। आने वाले समय में ये किस तरह से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है? क्या ये कोई परेशानी या खड़ी तो नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल परेशानी खड़ी करेंगे, क्योंकि ये तो देखिए एक चीज है जो कि हमास ने मानी नहीं है, जो वो अपना निरस्त्रीकरण करेंगे, अपने जो हथियार हैं वो डाल देंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं, एक तो जैसे मैंने कहा, जो अगर बंधक चले गए, ट्रम्प कार्ड चला गया, उसके बाद अगर वो अपने हथियार भी डाल देंगे तो फिर कैसे अपने को बचाएंगे। और दूसरा है 2 स्टेट सॉल्यूशन का, जो आप कह रहे हैं फिलिस्तीन स्टेट वहां पर बनेगा, वो अभी तक इजराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया है। पूरी दुनिया चाहे कहती रही हो जो 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, परंतु इजराइल ने इसको नहीं माना है। तो इसलिए मैं समझता हूं ये भी बहुत ही बड़ा मुद्दा बनकर हमारे सामने आकर खड़ा रहेगा। ठीक है अशोक जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहां पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि कई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैं हूँ जी आपका डाउनलोड किंग। जब भी तुम लोग अपने फोन में नवे नवे फीचर्स या कोई ऐप ढूंढ रहे होते ना, तब बीच में तुम्हारे लोगों को व्हाट्सएप एक लिंक भेज दो फेक ऐप डाउनलोड करने का किर्राक पैकेज। लेकिन जैसे ही तुम लोग मेरा ऐप डाउनलोड मारते हैं, वैसे ही तुम्हारा पूरा फोन मेरे कब्जे में होता। क्यों यार, नवे फीचर्स होना नहीं होना। रुकिए, अगर कोई व्हाट्सएप पे एपीके फाइल का लिंक भेज रहा है, डाउनलोड करने से पहले पूरी जांच जरूर करें। व्हाट्सएप पर कोई भी लिंक खोलने से पहले कॉन्टैक्ट कार्ड वेरीफाई करें। फेक ऐप्स को रिपोर्ट करो cybercrime.gov.in पर। स्कैम से बचो, सेफ रहो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारतीय दवाओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फार्मा सेक्टर पर लगाए गए टैरिफ पर कदम पीछे खींचने को मजबूर कर दिया है। अमेरिका ने दुनिया के कई देशों से आयात की जाने वाली दवाओं पर टैरिफ को टाल दिया है। 47% दवाओं का आयात भारत से होता है। दरअसल कदम पीछे खींचने का कारण ट्रंप प्रशासन पर वहां की जनता का भारी दबाव है। आइए आपको इस संबंध में एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। टैरिफ के दम पर अपनी अर्थव्यवस्था को सही दिशा देने और दुनिया भर में कई युद्धों को रोकने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा पर लगने वाले शुल्क को फिलहाल टालकर न सिर्फ अपने नागरिकों का गुस्सा शांत करने की कोशिश की है, बल्कि भारत सहित उन देशों को राहत पहुंचाई है जो अमेरिका में जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करते हैं। दरअसल ट्रंप ने 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं के आयात पर 100% तक टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति का ये निर्णय उन लाखों अमेरिकियों को राहत पहुंचाएगा जो उच्च रक्तचाप और अवसाद से लेकर अल्सर और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों के इलाज के लिए भारत की जेनेरिक दवाओं पर निर्भर हैं। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में भारत से 47% दवाएं आयात की जाती हैं, जिसमें डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और सामान्य एंटीबायोटिक्स शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रशासन का ये कदम वाणिज्य विभाग की ओर से जारी दवाओं पर टैरिफ जांच के दायरे को सीमित करता है। हालांकि जांच समिति की रिपोर्ट में कई पहलुओं पर विचार किया गया, जिसमें आयातित दवाओं पर भारी टैरिफ लगाने की वकालत की गई है, ताकि दवाओं का निर्माण और बाजार वापस अमेरिका में आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर जेनेरिक दवाओं पर भारी टैरिफ थोपा गया तो अमेरिका में दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी, जिसकी वजह से बाजार में जीवन रक्षक दवाओं की भारी किल्लत हो सकती है। ट्रंप नीति परिषद के सदस्यों का तर्क था कि जेनेरिक दवाएं भारत जैसे देशों में बेहद कम लागत पर बनती हैं, इसलिए ऊंचे टैरिफ लगाकर भी अमेरिका में होने वाले घरेलू उत्पादन सस्ते नहीं होंगे। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जेनेरिक दवाओं की वजह से 2022 में अमेरिका को लगभग 219 अरब डॉलर की बचत हुई, यानी पिछले एक दशक में ये बचत तकरीबन 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। दूसरी तरफ फार्मा पर लगने वाले टैरिफ को टालने के पीछे एक वजह यह भी है कि ट्रंप प्रशासन को घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करने के अलावा भारत से व्यापारिक रिश्ते सुधारने का भी दबाव है, क्योंकि 2 दिन पहले 21 अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को पत्र लिखकर भारत पर थोपे गए टैरिफ को हटाने और उसके साथ रिश्तों को सुधारने की अपील की है। इन सांसदों ने भारत को अहम ट्रेडिंग पार्टनर करार देते हुए कहा कि अमेरिका को सेमीकंडक्टर, हेल्थ केयर और एनर्जी जैसे क्षेत्रों में कच्चे माल की आपूर्ति कम कीमतों में हो सकती है। इतना ही नहीं, भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जहां अमेरिकी कंपनियां निवेश कर फायदा उठा सकती हैं। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, ये अगर जो फार्मा सेक्टर पर टैरिफ की बात करें तो 1 अक्टूबर से ये लागू होना था, क्या दबाव रहा होगा कि इस तरह का कदम उठाया गया? जी बिल्कुल, वहां पर डोमेस्टिक ऑपोजिशन तो इसके विरुद्ध रहा ही होगा, क्योंकि देखिए अभी तक जो भी ट्रंप की पॉलिसीज रही हैं, अब कितने 3, 4, 5 महीने हो गए हैं, तो उनका अगर देखा जाए क्या उनका असर है, तो वो एक IMF की जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ, उन्होंने एक ये असेसमेंट दिया था, जो अगर हम देखें कितना टैक्सेशन कलेक्ट हुआ है, तो वो काफी मात्रा में, काफी बिलियन डॉलर्स उनको मिले हैं जब टैरिफ्स इंक्रीज हुए हैं। परंतु वो सारे टैरिफ्स चंद्रशेखर जी उन्हीं वहां के जो उनके कंज्यूमर्स हैं, उनके इंपोर्टर्स हैं, उन्हीं ने पे किए हैं, और बाहर जिस देश से उनको निर्यात किया गया है उन्होंने नहीं इसको पे किया है। दूसरी बात है, अगर इन्फ्लेशन देखा जाए, अगर प्रोडक्टिविटी देखी जाए, अगर GDP के ऊपर असर देखा जाए, तो कोई अच्छा असर नहीं पड़ा है। और आगे चलते हुए उन्होंने ये कहा है, जो अभी तक जो ट्रेंड्स हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं, उनका जो नतीजा निकला है वो नेगेटिव निकला है। और ये जो बात है, जैसे हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल के ऊपर, जेनेरिक ड्रग्स के ऊपर, वो तो आम मर्रा की दवाइयां हैं जो कि लोगों को जरूरत पड़ती है। और ये कोई ऐसा नहीं है जो बहुत ही प्रॉस्परस लोगों को, ये जो रूरल एरियाज में है
वहां पर लोगों को ये जेनरिक ड्रग्स जाते हैं, तो उनकी तरफ से बहुत दबाव पड़ा होगा। जो हमारे यहाँ तो बहुत चीप है, अगर उसके ऊपर आप और टैरिफ लगा भी देते हैं फिर भी वो कंपेटिटिव रहेंगी, और उसका जो दाम है वो बस यूएस के अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको देना पड़ेगा। तो वहां पर जो हालात हैं उनके डोमेस्टिक मार्केट में, मेरे ख्याल से उसका दबाव पड़ा होगा, जिसकी वजह से उनको ये रिवर्स करना पड़ा है। इसमें 47% जो दवाएं हैं वो भारत से वो आयात करते थे, तो भारतीय फार्मा सेक्टर की ताकत क्या कुछ कहेंगे अशोक जी? जी बिल्कुल, पिछले कुछ वर्षों में, दशकों में तो भारत की फार्मा जो स्टैंडिंग है और जो रेजिलियंस है बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और न केवल अमेरिका में परंतु उसने अपना डंका बजाया है पूरे विश्व में। और जिस भी हम क्षेत्र में देखें, और मैं समझता हूं जो टेक्सटाइल, गारमेंट्स, जेम एंड ज्वेलरी के साथ साथ फार्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोडक्ट कैटेगरी बनकर उभरा है, जो कि हम पूरे विश्व में इसको निर्यात करते हैं। खाली इसमें एक चीज हमको शेखर जी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अभी भी देखिए फाइनल प्रोडक्ट तो हम इधर से बना लेते हैं, परंतु बहुत सारे एपीआई जो है, जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, वो अभी भी हम उसके ऊपर निर्भर हैं बाहर से हम आयात करने के लिए, और वो काफी हद तक वो चीन से आता है। तो इसीलिए हमको पहले तो हम इनको बहुत ही बना लिया करते थे, जैसे चाहे वो इंसुलिन का हो, चाहे वो एंटीबायोटिक्स का हो, परंतु अभी हमारी निर्भरता उन बाहर के देशों पर इनके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं उन पर काफी ज्यादा हो गई है। तो हमें इसके लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो अगर हम अपनी महारत बनाकर रखना चाहते हैं तो ये जो डिपेंडेंस है इससे हमको कम होना पड़ेगा। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH मैं हूँ जी, आपका डाउनलोड किंग। जब भी तुम लोग अपने फोन में नवे नवे फीचर्स या कोई ऐप ढूंढ रहे होते ना, तब बीच में तुम्हारे लोगों को व्हाट्सएप पे एक लिंक भेज दूं, फेक ऐप्स डाउनलोड करने का किर्राक पैकेज। लेकिन जैसे ही तुम लोग मेरा ऐप डाउनलोड मारते हैं, वैसे तुम्हारा पूरा फोन मेरे कब्जे में होता। क्यों मियां, नवे फीचर्स होना नहीं होना? रुकिए, अगर कोई व्हाट्सएप पे APK फाइल का लिंक भेज रहा है, डाउनलोड करने से पहले पूरी जांच जरूर करें। व्हाट्सएप पर कोई भी लिंक खोलने से पहले कॉन्टैक्ट कार्ड वेरीफाई करें। फेक ऐप्स को रिपोर्ट करो cybercrime.gov.in पर। स्कैम से बचो, सेफ रहो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि चीन ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है और अचानक हमला करने की पूरी तैयारी कर रहा है। ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने लगातार ग्रे जोन उत्पीड़न की रणनीति अपनाई है, जिसके चलते व्यापक खतरा पैदा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन हाइब्रिड ऑनलाइन युद्ध रणनीति के जरिए ताइवान सरकार में लोगों के विश्वास को कम करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है। फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय का कहना है कि राष्ट्रपति मैक्रों अगले 48 घंटों के भीतर एक नए प्रधानमंत्री की घोषणा करेंगे। त्यागपत्र देने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नू ने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की और कोई भी नहीं चाहता कि संसद को भंग किया जाए।
यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेनी हमलों के चलते रूस में तेल की सप्लाई में करीब 20% की कटौती आई है। बीते कुछ दिनों से दोनों देश एक दूसरे के ऊर्जा उत्पादन और इंफ्रा को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इलिनॉय के गवर्नर और शिकागो के मेयर को जेल भेजने की धमकी दी है। दोनों नेता ट्रंप के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्होंने शिकागो में नेशनल गार्ड भेजने का आदेश दिया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने कहा है कि कैरिबियन में अमेरिका द्वारा निशाना बनाया गया जहाज वेनेजुएला का नहीं बल्कि कोलंबिया का था और उस पर कोलंबियाई नागरिक सवार थे। व्हाइट हाउस ने इस बयान को निराधार बताया।